नमस्कार। दशकों से जो जनगणना घर घर जाकर होती थी, वो अब पूरी तरह से बदल रही है। जी हाँ, 2027 में भारत की जनगणना डिजिटल होने जा रही है। इसका मतलब है कि पहली बार लोग खुद अपनी जानकारी ऑनलाइन भर सकेंगे। तो चलिए समझते हैं कि ये नया सिस्टम आखिर काम कैसे करेगा। ये सच में एक बहुत बड़ा बदलाव है। सोचिए, अब सरकारी गणक के आने का इंतजार करने की जरूरत नहीं। लोग अपनी सहूलियत के हिसाब से अपने घर बैठे ही सारी जानकारी सीधे सरकारी पोर्टल पर दर्ज कर पाएंगे। लेकिन देखिए, जब भी कोई नया ऑनलाइन सरकारी फॉर्म आता है तो थोड़ी कंफ्यूजन और गलतियों की गुंजाइश तो रहती ही है। तो सवाल ये है कि इस फॉर्म को सही सही कैसे भरा जाए ताकि ये रिजेक्ट ना हो। इसीलिए हम आपको इस पूरी प्रक्रिया के बारे में स्टेप बाय स्टेप बताने वाले हैं। इस पूरी प्रक्रिया को हम 4 आसान हिस्सों में समझेंगे। सबसे पहले रजिस्ट्रेशन और लोकेशन, फिर घर की प्रोफाइल, उसके बाद घर में मौजूद सुविधाएं और संपत्ति, और आखिर में फॉर्म जमा करना और उसका वेरिफिकेशन। तो चलिए सबसे पहले और सबसे जरूरी स्टेप से शुरू करते हैं, यानी कि ऑफिशियल पोर्टल पर अपना रजिस्ट्रेशन कैसे करना है। प्रोसेस काफ़ी सीधा है। सबसे पहले ssIndia.gov.in पोर्टल पर जाना है। वहां परिवार के मुखिया की डिटेल्स और मोबाइल नंबर डालना है। इसके बाद फोन पर एक OTP आएगा, जिससे उसे वेरीफाई करना होगा। लेकिन इसके बाद जो स्टेप है वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, और वो है अपने घर की लोकेशन को मैप पर जियो टैग करना। और इसे सिर्फ एक फॉर्मेलिटी मत समझिएगा, ये बहुत ज़रूरी है। आपकी बताई हुई लोकेशन का इस्तेमाल बाद में सरकारी अधिकारी फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए करेंगे। मतलब अगर लोकेशन गलत हुई तो फॉर्म रिजेक्ट भी हो सकता है। ठीक है, रजिस्ट्रेशन हो गया। अब चलते हैं दूसरे स्टेप पर, जहां घर और उसमें रहने वाले लोगों के बारे में जानकारी भरनी है। यहाँ सरकार असल में आपके घर की बनावट और उसकी हालत का एक जायजा ले रही है। मतलब आपसे पूछा जाएगा कि घर का फर्श, दीवारें और छत किस चीज़ से बने हैं, कच्चे हैं या पक्के। साथ ही घर की कंडीशन कैसी है। ये सारी जानकारी प्रधानमंत्री आवास योजना जैसी सरकारी स्कीमों को सही लोगों तक पहुंचाने में मदद करती है। घर की बात हो गई, अब फोकस आता है परिवार पर। घर में कुल कितने लोग रहते हैं, पुरुष, महिलाएं, बच्चे, सभी को मिलाकर उनकी संख्या बतानी होगी। साथ ही सोने के लिए कितने कमरे हैं और घर में कितने शादीशुदा जोड़े रहते हैं, ये जानकारी भी देनी होगी। यहाँ एक बात समझना बहुत जरूरी है। जनगणना के लिए परिवार का मुखिया वो होता है जो घर के फैसले लेता है या कमाने वाला सदस्य है। ये राशन कार्ड के मुखिया से अलग हो सकता है, जहां अक्सर परिवार की सबसे बुजुर्ग महिला का नाम होता है। तो इस फर्क का ध्यान रखना होगा। इसके बाद घर के मालिकाना हक के बारे में बताना होगा कि घर खुद का है या किराए का। इस बार एक बड़ा और जरूरी सवाल भी जोड़ा गया है, जाति की जानकारी। अगर परिवार SC या ST कैटेगरी में नहीं आता, तो चाहे वो जनरल हो, OBC हो या अल्पसंख्यक, सभी को अन्य या अदर का ऑप्शन चुनना होगा। ये डेटा सरकार को अलग अलग सामाजिक समूहों के लिए नीतियां बनाने में मदद करता है। ठीक है, अब आते हैं तीसरे स्टेप पर। ये सेक्शन घर में मौजूद सुविधाओं और सामान पर फोकस करता है, जिससे रहन सहन के स्तर का एक अंदाजा मिलता है। यहाँ कुछ बुनियादी सवाल पूछे जाएंगे, जैसे पीने का पानी कहाँ से आता है, नल से, कुएं से या हैंडपंप से, और वो कितनी दूर है। घर में रोशनी के लिए बिजली है या कैरोसिन, शौचालय और बाथरूम है या नहीं। ये सारी जानकारी हर घर जल जैसी योजनाओं की सफलता को ट्रैक करने के लिए बहुत जरूरी है। अगला सेक्शन किचन से जुड़ा है। क्या घर में एक अलग किचन है, LPG कनेक्शन है या नहीं, खाना पकाने के लिए सबसे ज्यादा क्या इस्तेमाल होता है, गैस, लकड़ी या कुछ और। ये डेटा उज्ज्वला योजना जैसी स्कीम्स के असर को समझने में मदद करता है। और एक दिलचस्प बात यह है कि जो लोग घर पर खाना नहीं पकाते, उनके लिए भी एक ऑप्शन दिया गया है। ये टेबल उन संपत्तियों को दिखाती है जिनके बारे में पूछा जाएगा, रेडियो, TV से लेकर इंटरनेट और गाड़ियों तक। यहाँ एक छोटी सी पर मजेदार बात यह है कि अगर किसी के मोबाइल फोन पर FM रेडियो चलता है तो उसे भी हाँ में गिना जाएगा। ये सारा डेटा मिलकर देश में लोगों के जीवन स्तर और डिजिटल पहुंच की एक बड़ी तस्वीर तैयार करता है। और अब हम आ गए हैं बिल्कुल आखिरी पड़ाव पर, यानी फॉर्म को जमा करना और ये समझना कि इसके बाद क्या होगा। सबमिट बटन दबाने से ठीक पहले आपको अपनी भरी हुई सारी जानकारी एक साथ दिखाई जाएगी। ये एक बहुत ज़रूरी स्टेप है। एक एक डिटेल को ध्यान से चेक कर लें, क्योंकि अगर कोई भी गलती दिखती है तो उसे ठीक करने का ये आखिरी मौका है। जैसे ही आप फॉर्म सबमिट कर देंगे, आपको एक SID यानी सेल्फ ID नंबर मिलेगा। ये नंबर बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसे कहीं अच्छी तरह से लिख कर रख लें,
क्योंकि अगले स्टेप में इसी की जरूरत पड़ने वाली है। याद रखें, ऑनलाइन फॉर्म भरना तो प्रक्रिया का सिर्फ पहला हिस्सा था। असली काम तो अब शुरू होगा, यानी फिजिकल वेरिफिकेशन, और यहीं पर वो SID नंबर काम आएगा। तो सबसे ज़रूरी बात यह है, जब सरकारी अधिकारी फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए घर आएं, तो सबसे पहले उनका ID कार्ड देखकर उनकी पहचान कंफर्म करें। और जब ये पक्का हो जाए कि वो सरकारी अधिकारी ही हैं, तभी उनके साथ अपना SID नंबर शेयर करें। इसे किसी और को बिल्कुल न दें। तो ये था जनगणना का पहला फेज, मकान सूचीकरण और आवास गणना। ध्यान दिया होगा कि इसमें सिर्फ परिवार में कितने लोग हैं ये पूछा गया, उनके नाम नहीं। अगला फेज होगा जनसंख्या गणना का, जिसमें हर एक इंसान की डिटेल ली जाएगी। तो सोचने वाली बात यह है कि उस दूसरे फेज में और क्या-क्या जानकारी मांगी जा सकती है।